हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स की। इससे पहले जो हमने बात की थी वो सितंबर 2022, अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स की बात करी थी। इस वीक जो हमने करंट अफेयर्स में जो बात की है वो बात की है हमने उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स की, यानी कि जो आपके वीडियो री एग्जाम का एग्जाम आने वाला है, जो आपका पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, उन दोनों परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। या जो भी आगे उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए भी क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। तो पहले प्रश्न की ओर अगर हम मूव करेंगे तो प्रश्न है आपका कि वाराणसी में देश के पहले, कहां पर भाई, वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट, रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए कितने रुपए का बजट तैयार किया गया है? तो 200 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। तो 200 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी कि रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए कितने रुपए लगेंगे आपको? 200 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर हम बात करेंगे तो वाराणसी जो है हमारे कहां पर है, आपके गंगा नदी के किनारे है। तो वाराणसी हमारा गंगा नदी के किनारे है। और वाराणसी से क्या है, हमारा सारनाथ का स्तंभ है, यानी कि वाराणसी में एक स्तंभ है जिसको हम कहते हैं सारनाथ का स्तंभ। तो सारनाथ का जो स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था अशोक ने। तो अशोक ने पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से हमें दो ही स्तूप दिखाई देते हैं। एक स्तूप है हमारा आपका सारनाथ स्तूप और दूसरा जो स्तूप है वो हमारा है सांची का स्तूप, जो आपके मध्य प्रदेश में है। तो भारतीय सिक्के पे जो अशोक का जो चिन्ह बना हुआ है वो कहाँ से हमने लिया है? वो हमने सारनाथ से लिया है, जो आपके कहाँ पर है, वाराणसी में आपके स्थित है, जिसको हम कहते हैं काशी विश्वनाथ। यहाँ पर 1916 में एक विश्वविद्यालय बनाया गया था जिसको हम कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी उसको कह सकते हैं, जिसकी स्थापना जो की गई थी 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा उसकी क्या करी गई थी, स्थापना की गई थी। तो सारनाथ का जो स्तंभ है उसे किसने बनवाया था? अशोक ने। तो पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और एक स्तूप अशोक का जो मिलता है हमको वो आपके सांची का स्तूप मिलता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1989 में विश्व विरासत सूची, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था। और जो यूनेस्को है हमारा, यानी कह सकते हैं कि विश्व विरासत दिवस कब बनाते? तो विश्व विरासत दिवस हम बनाते हैं 18 अप्रैल को, हम विश्व विरासत दिवस बनाते हैं। तो इसके लिए कितना बजट तैयार किया गया? 200 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। अगर हम बजट की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है। यानी कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बजट के लिए जो लेखा जोखा रखा जाता है उसको हम कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। वित्तीय वार्षिक विवरण के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारा जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसे हम कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी आपके बजट की चर्चा नहीं की गई है। तो रोपवे जो सेवा है उसके लिए 200 करोड़ का आवंटन दिया जाएगा, यानी बजट में कितना आवंटन दिया गया? 200 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करेंगे गंगा नदी की, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिले हैं जो आपके गंगा नदी के किनारे हैं। तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों के अंतर्गत आती है, जिसमें गंगा जो निकलती है वो आपके कहां से निकलती है? गंगा जो हमारी नदी जो निकल रही है वो आपकी गंगोत्री से निकल रही है। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है कि गंगा का उत्तर प्रदेश में प्रवेश किस जिले से होता है? तो बिजनौर से होता है। बिजनौर में ही आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी कहां पर है? आपके बिजनौर में ही है। अगर हम बात करें गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर है, तो गंगा का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कहां पर है? आपके बदायूं में।
तो गंगा का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कहाँ पर है, आपके बदायूं में गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बदायूं में बात करेंगे तो कचला। अगर भारत में पूछेंगे कि भारत में गंगा का सबसे बड़ा मैदानी भाग कहाँ पर है, तो गंगा का सबसे बड़ा जो मैदानी भाग है भारत में वो कहाँ पर है, आपके हरिद्वार में है। गंगा की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, जिसमें से 2510 किलोमीटर जो लंबाई है वो आपके भारत में है, और 15 किलोमीटर जो लंबाई है वो आपके कहाँ पर है, वो आपके बांग्लादेश में लंबाई है यहाँ से। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं, यानी कि अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2023, यानी कि बात करेंगे 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो ब्रेल लिपि हमारी होती है नेत्रहीनों से संबंधित होती है, तो विश्व ब्रेल डे बनाते हैं आपके 4 जनवरी को बनाते हैं हम। क्या हुआ, तो 4 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्या है मुख्यमंत्री ने लखनऊ में बृहद गौ आश्रय स्थल के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और बताया कि गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जाएगा। कौन सा मॉडल तैयार किया जाएगा, सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जाएगा। कह रहे सहभागिता योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गौवंश को पालने वाले किसानों को प्रति गौवंश के लिए 400 रुपए मासिक दिए जाएंगे। 400 रुपए ना होकर आपके कितने रुपए मासिक दिए जाएंगे, 900 रुपए मासिक दिए जाएंगे। कितने रुपए, 900 रुपए मासिक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 900 रुपए दिए जाएंगे। जो भी गाय को पालेगा उसको क्या किया जाएगा, 900 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे हर महीने में। तो कितने रुपए हैं आपके, 900। एक प्रश्न बनता है कि सहभागिता योजना किससे संबंधित है, तो गायों या पशुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपके पशुओं से संबंधित है। तो पशुओं से क्या है, आपके संबंधित है। अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ की जो स्थापना की थी, तो लखनऊ की जो स्थापना की थी वो 1775 में आसफ उद दौला, किसने की थी, आसफ उद दौला के द्वारा स्थापना करी गई थी। आसफ उद दौला के द्वारा स्थापना करी गई थी 1575 में। लखनऊ को पुराने समय में हम अवध के नाम से जानते थे। तो अवध जो थी वो क्या थी, एक रियासत थी। यानी कि अवध की अगर हम बात करेंगे तो अवध में 1857 की क्रांति भी हुई थी, जिसमें 1857 क्रांति में अवध का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद 1856 में अवध जो हमारा था उसको कुशासन के आधार पर हड़प लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था 1856 में। तो उस समय जो शासक था वो बेगम हजरत महल का जो पुत्र, जिसको हम कहते हैं बाजिद अली शाह, वो क्या था, वहां पे अल्पवयस्क क्या शासक था। इसीलिए डलहौजी ने क्या किया, अपनी गोद में सेध या हड़प नीति के तहत क्या हुआ, उसको हड़प लिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। अगर हम अवध की बात करेंगे कि अवध की स्थापना किसने करी या अवध का पहला नवाब कौन था, तो हम कह सकते हैं कौन था, शहादत खां। कौन था पहला नवाब, तो पहला नवाब था शहादत खां। क्या था, पहला नवाब था। आप सही कर लीजिएगा, ये होगा आपके 900 रुपए मिलेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। अगला है कि कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट किससे बनेगा, तो कचरे से कोयला बनेगा। कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस में स्थापित किया जाएगा। अभी हमने चर्चा करी थी पूरे बनारस की, यानी कि वाराणसी की बात करी थी। बनारस के रमना में प्लांट शुरू होने पर प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयला उत्पादन किया जाएगा। यानी कि 600 टन कचरे से कितना कोयला बनेगा, तो 200 टन क्या बनेगा, कोयला आपका बनेगा। तो ऐसा जो प्लांट है, कचरे से कोयले का उत्पादन करने का जो प्लांट लगाया गया वो कहाँ लगाया गया, आपके बनारस यानी कि वाराणसी में लगाया गया। जरूरी नहीं ये आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के ही प्रश्न बने, ये भारत के जितने भी एग्जाम उन सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा था
कचरे से कोयला बनाने के लिए पहला प्लांट जो है वो देश में कहाँ लगाया गया, तो उसको भी क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, आपके बनारस में लगाया गया। कोयले की अगर बात करेंगे तो कोयला कई प्रकार का होता है, जैसे एंथ्रोसाइट, विटामिन्स, लिग्नाइट भी आपका कोयला होता है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पिट क्या होता है, कोयला होता है। तो पिट जो हमारा कोयला होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपके दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे बेकार किस्म का कोयला होता है हमारा लिग्नाइट। कोयले के जो सबसे ज्यादा भंडार है भारत में वो कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा कुकिंग कोयला किसे कहते हैं, तो एंथ्रोसाइट्स जो कोयला है उसको हम कुकिंग कोयले के नाम से भी जानते हैं। तो कुकिंग कोयला भी उसको हम कहते हैं। देखिएगा जो आपका एंथ्रोसाइट जो कोयला है उसको हम कुकिंग कोयले के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हमने देखा जो लिग्नाइट का जो कोयला है वो आपके सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। कई बार पूछा गया। अगर सबसे अच्छे किस्म की कोयले की बात अगर हम करेंगे कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है, तो आपका एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छे किस्म का कोयला है। कोयला की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में क्या होता है, कोयला पाया जाता है, या कह सकते हैं धारवाड़ तंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां से हमने देखा कि हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होगा, यानी कि वाराणसी में सबसे पहले बनेगा आपका प्लांट जो उत्तर प्रदेश में है आपके। अगला प्रश्न है कि 17 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में एनसीआर यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली, एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने पर काम शुरू किया गया है। प्रश्न बनेगा कि एनसीआर की तर्ज पर किस राज्य ने काम शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, काम शुरू किया है, जिसे हम बोलेंगे एससीआर। क्या बोलेंगे, जिसे हम एससीआर बोलेंगे। इसमें कहा है कि बाराबंकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण, यानी कि बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। बाराबंकी जो है हमारा वो एससीआर का क्या है, हिस्सा है, यानी कि एससीआर का क्या है, पूरी तरह से हिस्सा है आपका। एससीआर का पूरी तरह से क्या है, हिस्सा है वो। जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, लखनऊ शामिल होंगे, उन्नाव होगा, रायबरेली होगा, कानपुर नगर होगा, कानपुर देहात होगा, और कौन होगा आपका, बाराबंकी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि एससीआर में किसकी सीमा नहीं लगेगी, तो किसकी सीमा नहीं लगेगी, यानी कि लखनऊ की भी सीमा लगेगी, उन्नाव की लगेगी, रायबरेली हो गया, और आपका कानपुर हो गया, कानपुर देहात आपका हो गया। और यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, बाराबंकी। तो बाराबंकी में सबसे पहले प्राधिकरण बनेगा। यानी कि अगर हम एनसीआर की बात करते हैं तो एनसीआर जो है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है। तो उत्तर प्रदेश के जैसे गाजियाबाद हो गया आपके, दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बात की जा रही है, हापुड़ से लगती है सीमा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। एनसीआर से भारत के कुल मिला के 23 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें आपके हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। तो एनसीआर से 23 जिले, 3 राज्यों की सीमा लगती है। तो ऐसी ही स्थिति के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एससीआर की स्थापना की जाएगी और उसमें सबसे पहले प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो किससे बनाया जाएगा, बाराबंकी बनाया जाएगा सबसे पहले प्राधिकरण। प्रश्न है हमारा कि 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले, कौन से जिले, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का क्या करा, उद्घाटन किया। तो दूसरा चरण आपके कहां पर हुआ, बस्ती में हुआ है। याद रखिएगा कि सांसद खेल महाकुंभ का जो दूसरा चरण है वो कहां पर हुआ, आपके बस्ती में हुआ।
उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है तो वो कहाँ पर है, आपके बस्ती में है। महात्मा बुद्ध ने अपना अगर सबसे ज्यादा समय कहीं पर बिताया था तो वो श्रावस्ती में बिताया है, यानी कि इसे हम श्रावस्ती भी बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी वर्षा ऋतु सबसे ज्यादा कहां पर बिताई थी, श्रावस्ती में बिताई थी। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे ज्यादा समय कहां पर बिताया था, तो श्रावस्ती में बिताया था। लेकिन भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था, और उसको कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन नाम उसको दिया गया है। और महावीर की जो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपकी कुशीनगर में, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण के नाम से हम जानते हैं बौद्ध ग्रंथों में उसको। तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, आपकी श्रावस्ती की है। तो साक्षरता दर के अंतर्गत हम किसे शामिल करेंगे, उन व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं जिनकी आयु कितनी है, 7 वर्ष से अधिक है, उसको हम साक्षरता के तहत शामिल करते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि 22 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सरकार यश भारती, याद रखिएगा कौन सा, यश भारती सम्मान की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी देश विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, तो देश विदेश में जो भी लोग रहते हैं, जो देश विदेश में क्या करते हैं, नाम रोशन करते हैं, यानी कि जो वहां पर जाकर अपने राज्य का नाम क्या करेंगे, रोशन करेंगे, उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो उसके लिए एक सम्मान प्रदान करने के लिए रखा गया, जिसको क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के नाम से नवाजेगी। यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश से होती है, अगर वो किसी देश में जाकर नाम रोशन करेंगे, अगर वहां पर उत्तर प्रदेश का नाम ऊपर आएगा तो क्या होगा, उनको नवाजा जाएगा। ऐसे क्या होगा, इस योजना के तहत 4 विभूति जो होंगी, यानी कि 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो क्रमशः कितने कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, 11-11 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक प्रक्रिया है। तो यश भारती जो सम्मान था वो समाजवादी पार्टी का है, जिसे 2 साल पहले क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से। अब उसके लिए एक नया सम्मान बना है, जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, जो आपकी सरकार देगी उन व्यक्तियों को जो उत्तर प्रदेश के हैं, विदेश में जाकर क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम को रोशन करेंगे, उनको 11-11 लाख रुपए देंगे। तो ऐसे कितने लोगों की बात करेगी, 4 लोगों की क्या करेगी, बात करेगी उत्तर प्रदेश। क्या है 25 जनवरी 2023, 25 जनवरी की बात करेंगे तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे के नाम से, हम क्या करते हैं, दिवस के रूप में बनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू ने क्या करा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रपति कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू है, जो आपके संताल जनजाति से बिलोंग करती हैं। 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कारों की क्या करी, घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्म विभूषण व प्रदेश के अन्य 7 विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिए क्या करा गया, चुना गया। तो उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया। सबसे जो हाईएस्ट लेवल का जो सम्मान है उसको हम कहते हैं भारत रत्न। किस नाम से जानते हैं उसको हम जानते हैं भारत रत्न। तो इस बार किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया। उसके बाद जो पुरस्कार होते हैं उनको हम कहते हैं पद्म विभूषण, फिर बनते हैं पद्म भूषण, और उसके बाद जो पुरस्कार बनता है उसको हम कहते हैं पद्म श्री। तो 4 पुरस्कार रखे जाते हैं हमारे, जिनकी जो स्थापना की गई थी वो 2 जनवरी 1954 को क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी। इनको हम कहते हैं पद्म पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश के जो मुलायम सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 7 नए लोग हैं आपके जिनको सम्मानित किया गया पद्म भूषण पुरस्कार से, राइट। तो आप देख लीजिए, दिलशाद हुसैन है, ऋत्विक सन्याल हैं,
उमाशंकर पांडे हैं आपके, अरविंद कुमार हैं, विश्वनाथ तिवारी हैं आपके, 2 व्यक्ति मनोरंजन साहू हैं आपके, और राधाचरण गुप्ता आपके। ये जो 7 व्यक्ति हैं जिनको क्या करा गया, पद्म भूषण पुरस्कार मिला। लेकिन पद्म विभूषण किसे मिला, तो मुलायम सिंह यादव को मिला था। तो 25 जनवरी को मनाते हैं, वोटर्स डे के रूप में हम 25 जनवरी को मनाते हैं। तो इन जो पुरस्कारों का जो वितरण किया जाता है वो 26 जनवरी को किया जाता है। इनका जो नॉमिनेशन भरा जाता है वो कब भरा जाता है, आपके 25 जनवरी की पूर्व संध्या को भरा जाता है। अगला है हमारा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा, और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आपके तमिलनाडु आएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली के कनेक्शन है। तो सबसे ज्यादा कनेक्शन देने वाला जो राज्य बन गया वो कौन सा बन गया, आपका उत्तर प्रदेश बन गया। देखिएगा उत्तर प्रदेश में 74 करोड़ बिजली के कनेक्शन है आपके। कितने कनेक्शन है, 74 करोड़ के हैं बिजली के कनेक्शन है। उसके बाद महाराष्ट्र का प्रतिशत देखिए 2.40 करोड़ मात्र आपका दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, जिसके कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के कितने हैं आपके 2.20 करोड़ हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो कनेक्शन दिए हैं वो किसने दिए हैं, आपके उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। बोल रहा है कि गोरखपुर के पनियाला फल है एक प्रकार का जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पनियाला को क्या दिया गया, जीआई टैग मिला। क्या मिला, जीआई टैग मिला। जीआई टैग को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की अगर बात कर सकते हैं तो हम हिंदी में बोल सकते हैं भौगोलिक सांकेतक। क्या बोलते हैं, भौगोलिक सांकेतक के नाम से हम जानते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन को। तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, यानी कि 10 वर्ष के लिए उत्पाद को दिया जाता है आपके। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले किसे मिला, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले मिला था। तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले मिला था, राइट। तो गोरखपुर के महानगर के उत्तरी इलाके में कहां पर मिलता है, आपके लच्छीपुर से लेकर नकहर रेलवे स्टेशन के बीच बगीचे हैं बहुत सारे, वहां पे मिलेगा आपके पनियाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही एग्जाम में कि गोरखपुर के किस फल को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह पनियाला को जीआई टैग प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है, तो गोरखपुर में होता है। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो कह सकते हैं जी राप्ती नदी के किनारे है आपके गोरखपुर। ओके, तो यहां से हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमबी गंगा जो हमारा है विलास को हरी झंडी दिखाकर क्या करा, रवाना किया और टेंट सिटी का उद्घाटन किया। तो पहला प्रश्न हमारा ये बन सकता है कि टेंट सिटी कहां बनाएगी, तो वाराणसी बनाएगी। रिवर जो गंगा विलास है उसको कहां से शुरू किया गया, तो उसको शुरू किया गया आपके वाराणसी से। देख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गंगा विलास इसका नाम दिया है हमने। ये 1600 किलोमीटर जाने में यात्रा लगेगी, इसको 1600 किलोमीटर आने में यात्रा लगेगी, यानी कुल मिला के इसको 50 से 51 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 50 से 51 डेज की यात्रा है। यात्रा शुरू होगी डिब्रूगढ़ से। कहां से शुरू होगी, डिब्रूगढ़ से यात्रा शुरू होगी और बांग्लादेश तक जाएगी। कहां तक जाएगी आपके, यानी कि डिब्रूगढ़। और अगर बात करेंगे वाराणसी से, उद्घाटन कहां से किए, वाराणसी से। कहां तक जाएंगे, तो बांग्लादेश से जाएंगे। कहां जाएंगे, तो बांग्लादेश तक जाएंगे। तो ये 1600 किलोमीटर जाएगा, 1600 किलोमीटर आएगा आपके, तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। इसमें आपका डिब्रूगढ़ की अगर बात करेंगे तो यहां से हमको देखने को मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क।
काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा हमको, सुंदरबन डेल्टा देखने को हमको मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा हमको देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे फोक नृत्य हैं आपके, यानी कि जिनको हम कहते हैं लोक नृत्य, वो भी क्या मिलेंगे हमको देखने को मिलेंगे। तो इसका खर्चा जो है बहुत ही ज्यादा है, इसकी बुकिंग भी अभी चल रही है। तो गंगा विलास है जो आपके 1600 किलोमीटर जाएगा, जिसको जाने में 25 दिन लगेंगे और वापस आने में 25 दिन लगेगा। यानी टोटल जो प्रक्रिया है वो कितने दिनों की है, तो टोटल जो प्रक्रिया है वो आपकी है 50 से 51 दिनों की। यानी टोटल जो यात्रा करेगा कितनी करेगा, तो 3200 किलोमीटर टोटल यात्रा करेगा यहाँ से, तो 3200 किलोमीटर यात्रा करेगा। और गंगा जो विलास है आपका डिब्रूगढ़ यानी कि काजीरंगा और सुंदरबन जैसे पार्क भी हमको देखने को यहाँ से मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों में आएगा। तो 2 राज्य तो हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और आपका असम हो गया। डिब्रूगढ़ कहाँ पर आपके, असम में। आप बताइए कितने राज्यों से होकर गंगा हरविलास जो है, गंगा विलास जो है वो क्या करेगा, गुजरेगा आपका। तो इसका उद्घाटन याद रखिएगा, उद्घाटन भी पूछा सकता है पेपर में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी 2023 को क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो आज की हमारी जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास यहीं तक रहती है। फिर से मिलेंगे हम फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स के साथ दोबारा। तब तक आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, नमस्कार।